एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जो हमारे मेंस के क्वेश्चन चल रहे थे उसी का ही कंटिन्यूएशन है ये मेंस के क्वेश्चन मेनली तो आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज इसको बना दिया। जैसे एग्जांपल में हमारा क्वेश्चन आया डिफाइन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है आने की, वो सारी की सारी मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया डिफाइन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, वो सेक्शन 31 से लेके 36 तक कवर होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला 3 नंबर क्वेश्चन आया डिफाइन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to the such contract does or does not happen। देखो क्या होता है कि मान लो ये है हमारा प्रोमिसर ए जिसने प्रपोजल दिया। ठीक है, ए ने प्रपोजल दिया बी को, ठीक है, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ए ने बोला कि मैं तुमको, जैसे एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000। ए ने बोला बी को मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा अगर बी तुम्हारा जो घर है वो जल जाए। अब ये जो घर जलना है ये एक इवेंट है जो कि कोलेटरल है इस कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि अटैच है इस कॉन्ट्रैक्ट से। अगर ये इवेंट होगा तो पैसे देगा, अगर इवेंट नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ए का पैसा देना या ना देना इस इवेंट पे डिपेंड करता है, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है, जो कि होगा या नहीं होगा। और ये कि ये इवेंट जो है वो हमारा कोलेटरल है इस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो contingent contract are those contract in which there is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। और वो something कौन करता है? वो करता है प्रोमिसर। तो प्रोमिसर यहाँ पे to do और not to do something की बात रखता है अगर वो इवेंट जो है वो हो या ना हो। और वो इवेंट कौन सा है? वो इवेंट कोलेटरल है इस कॉन्ट्रैक्ट से। समझ आ गया? चलो, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए जी? एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग के लिए। प्रपोजल जो रखने वाला बंदा है, जो प्रोमिसर है, वो कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं ये नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो कुछ करने का या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट रखता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इट इज बेस्ड ऑन सम इवेंट दैट डज और डज नॉट हैपन। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इवेंट पे निर्भर है। अगर वो इवेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, फिर प्रोमिसर को अपनी बात कर रखनी पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो जो प्रोमिसर है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है? द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। वो इवेंट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक्स जो है एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में वाई के साथ, एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक्स प्रॉमिस करता है डिलीवर करने के लिए 10 बुक्स टू वाई। एक्स ने प्रॉमिस करा वाई को कि मैं तुमको 10 बुक्स डिलीवर करूंगा। वाई ने कहा ठीक है, तुम 10 बुक डिलीवर कर दोगे, मैं तुमको 2,000 रुपये उसके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई कोलेटरल इवेंट अटैच ही नहीं है। जब कोई कोलेटरल इवेंट अटैच ही नहीं है तो ये तो हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। एक्स ने बोला कि भैया 10 बुक्स डिलीवर कर रहा हूँ, वाई कह रहे ठीक है जाओ डिलीवर कर दोगे तो पैसे ले लेना। तो घर पहुंचेगी बुक और वो जो है 2,000 रुपये दे देगा। दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंस जो वाई की ऑब्लिगेशन है वो कोई इवेंट पे डिपेंड नहीं है, और वो इवेंट जो उस पर भी डिपेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, वो कोलेटरल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट से अलग हटके इवेंट होना चाहिए। कि जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए कहता है कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, बी कहता है ठीक है 10,000 रुपये दे देना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा तब होगा जब जो शिप है वो डूब जाएगी। अब शिप डुबाने का काम बी थोड़ी कर रहा है, बी का पार्ट थोड़ी है वो तो शिप एक इवेंट है जो कि डूब गई नहीं डूबी नहीं डूबी। समझ आ गया? तो वो इवेंट जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो एक कोलेटरल इवेंट होना चाहिए जो कि जुड़ा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट से। पॉइंट क्लियर है आपको? चलो आगे बात करते हैं। 32 सेक्शन 32 आता है, 31 हमने पढ़ लिया। इन्फोर्समेंट कैसे करा जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का? देखो सबसे पहले इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, ये यहाँ पर आएगा ऑन एन इवेंट हैपनिंग। 32 बात करता है हैपनिंग ऑफ इवेंट पे, कि अगर वो इवेंट हो गया तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है वो पूरी कर दूंगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो प्रोमिसर जो है अपनी बात पूरी नहीं करेगा। क्लियर है?
तो इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, तब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अगर वो नहीं होता, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन नहीं होता, तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। तो जब तक वो हैपन नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि शर्त क्या थी, जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक मैं नहीं दूंगा। इवेंट होगा जब हैपन, तभी मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जो मेरी परफॉर्मेंस है पूरी करूंगा। हेंस इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, मान लो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस तो कभी होएगी ही नहीं। जब कोई परफॉर्मेंस होएगी ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को रखकर क्या फायदा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। जैसे एग्जांपल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स। ए कहता है कि बी, मैं तेरा घोड़ा खरीदने के लिए रेडी हूं, लेकिन अगर मैं सी के मरने के बाद मरता हूं, मतलब मेरे मरने से पहले अगर सी मर जाता है, तो मैं तेरा घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स बाय लॉ तभी होगा अगर सी जो है ए से पहले मर जाता है। तो अगर सी ए से पहले मर गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अगर सी बाद में मरा, ए पहले मर गया, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, और फिर तो कुछ बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। जब तक ए जिंदा है उससे पहले ही सी मरना चाहिए, क्योंकि यही इवेंट बोला गया हमें। आगे, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी। अच्छा, ए अपना घोड़ा बेचने के लिए रेडी है बी को एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, अगर सी जिसको उसने घोड़ा ऑफर करा था वो रिफ्यूज कर देता है। बोला भैया, ए कहता है कि यार मैंने ना घोड़ा किसी को पहले ही ऑफर कर रखा है, अगर तो वो रिफ्यूज कर देगा तो मैं आपको इस रेट में बेचने के लिए रेडी हूं। अब इवेंट क्या आ गया कि सी रिफ्यूज करे या ना करे। अगर सी ने रिफ्यूज कर दिया तो मैं तुमको घोड़ा बेच दूंगा, अगर सी ने रिफ्यूज नहीं करा तो मैं तुमको घोड़ा नहीं बेचूंगा। तो इवेंट जो है वो कोलेटरल है इस कॉन्ट्रैक्ट से, और वो इवेंट होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है सी के ऊपर। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूजेस टू बाय द हॉर्स। ठीक है, वो जब तक इन्फोर्स नहीं होगा, जब तक सी मना नहीं करता कि हाँ ठीक है मैंने नहीं खरीदना। ओके, थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को टू पे अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। अब ए कहता है कि भाई बी, मैं तेरे को इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं अगर तू सी से शादी कर लेता है तो। सी मर जाती है, सी मर जाती है तो बी अब शादी कर ही नहीं सकता, तो बी शादी ही कर ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल हो गया ना उसका इवेंट का हैपन होना, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना गया। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपना सेक्शन नंबर 33 के ऊपर। देखो सेक्शन 33 क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। जैसे कि आपने हैपनिंग पढ़ा था वैसे ही थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही है नॉट हैपनिंग का। देखो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। अगर वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स माना जाएगा जब ये जो चीज़ है ना जो नहीं होने वाली उसका होना इम्पॉसिबल हो जाए, उससे पहले नहीं। कि मतलब अब तो हम पूरा श्योर हो गए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ए एग्री करता है बी को कि मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा अगर वो शिप जो है कभी नहीं आएगी। पता लगा शिप डूब गई, अब शिप डूब गई तो उसका इम्पॉसिबल हो गया आना, तो जब इसका हो गया इम्पॉसिबल आना तो अब हम पक्का हो गए ना कि ये कभी नहीं आएगी। जब ये कभी नहीं आएगी तो मैं पैसा देने के लिए रेडी हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स ओनली व्हेन द शिप सिंक्स और इट इज फॉर श्योर कि वो कभी नहीं आएगी। ठीक है, इट्स हैपनिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली देन इट कैन बी इन्फोर्स्ड। अब आपको बताता हूँ मैं सेक्शन नंबर 34 के बारे में। 34 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि इसकी लैंग्वेज बड़ी बेकार सी है, लेकिन अगर हमको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो ईजी है ये। देखो, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। एक पर्सन है वो अगर एक्ट करता है तो वो इवेंट इम्पॉसिबल माना जाएगा। मतलब मान लो कि किसी पर्सन के ऊपर निर्भर है, उस बंदे ने वो एक्ट कर दिया जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया। व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise then under further contingencies। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि कुछ थर्ड पर्सन ऐसा कुछ करे, अगर थर्ड पर्सन ने उसकी जगह कुछ और कर दिया जिससे अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया तो फिर तो अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ है
कि या तो वो इम्पॉसिबल हो गया या फिर फ्यूचर की भी फ्यूचर कंटिजेंसीज आ गई है, फ्यूचर की भी फ्यूचर कंटिजेंसीज आ गई है, एक और उम्मीद आने की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो, ए ने बी से एग्री करा कि मैं तेरे को ना पैसे दूंगा अगर तू सी से शादी कर लेता है तो। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ए ने बी को बोला कि मैं तुमको पैसा दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लेते हो तो, ठीक है। अब सी ने क्या करा, सी ने ऐसा कोई एक्ट करा जिससे इनका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। सी ने क्या करा, सी ने डी से शादी कर ली। अब जब सी ने डी से शादी कर ली है तो क्या अब वो बी से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती, वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया। अब आता है अदरवाइज एंड अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। अब या तो ये हो सकता है कि डी मान लो मर जाए, डी मान लो मर जाए और फिर सी उसके बाद बी से शादी कर ले। ये तो फ्यूचर का भी फ्यूचर है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा आगे की सोच ली तुमने, ये तो मतलब एक मतलब ख्याली पुलाव हो गया। तो ऐसा कुछ है, तो ये वाला केस में मान के चल लो, आप डीम्ड मान के चल लो कि इम्पॉसिबल ही हो गया है, ठीक है। इट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं हम अपना सेक्शन नंबर 35 के बारे में। सेक्शन 35 का दो पार्ट बटे हुए हैं, दो पार्ट में पहला पार्ट बताता हूँ आपको क्या है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना दो हिस्सों में बटा हुआ है यहाँ पर, कि अगर कोई चीज एक फिक्स टाइम के पीरियड के अंदर अगर हो जाती है तो वो इन्फोर्सेबल है, अगर वो चीज उस फिक्स टाइम पीरियड में हैपन नहीं होती तो वो वॉइड है। समझ आया? देखो एग्जाम्पल बताता हूँ पहले, फिर आपको बेरेक समझाऊंगा। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो तेरे को एक कुछ पैसा देगा। ए ने कहा बी को मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा अगर जो शिप है ना वो 1 साल के अंदर अंदर आ गई। अब देखो, अगर शिप 1 साल के अंदर अंदर आ गई तो वो पैसा दे देगा, अगर शिप 1 साल के अंदर अंदर नहीं आई तो पैसा नहीं देगा, या तो शिप का आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया तो वो पैसा नहीं देगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन द ईयर, और वॉइड कब माना जाएगा? जब शिप बिल्कुल 1 साल से पहले मान लो जल गई या 1 साल के अंदर अंदर नहीं आई, ठीक है। तो यही बात कर रखी है कि अगर वो फिक्स टाइम पीरियड में नहीं होता तो वो वॉइड है, अगर हो जाता तो वैलिड है। अब सुन लो क्या लिखा हुआ है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स टाइम, इट बिकम्स वॉइड व्हेन एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स सच इवेंट डज नॉट हैपन, और इफ बिफोर द टाइम फिक्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, पार्ट 1 क्लियर हो गया। पार्ट 2 देखो क्या है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स विच आर कंटिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, अगर वो फिक्स टाइम में हैपन नहीं हुआ तो मैं तुमको दे दूंगा, अगर फिक्स टाइम में हैपन हो गया तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। देखो, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम, अगर ये फिक्स टाइम के अंदर नहीं हुई तो मैं तुमको दे दूंगा, अगर ये हो गई तो मैं तुमको नहीं दूंगा, ठीक है। विद इन अ फिक्स टाइम मे बी इन्फोर्स बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। फिक्स टाइम में नहीं हुई थी क्योंकि एक्सपायर हो गया टाइम, अब जब एक्सपायर होगा तो मैं तुमको दे दूंगा। या फिर इवेंट जो है एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन। सिंपल सी बात है। ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं तुमको पैसा दूंगा अगर शिप 1 साल के अंदर नहीं लौटी तो, अब शिप लौटी नहीं 1 साल के अंदर तो पैसा दे देंगे। या फिर शिप जो है डूब गई है, अब उसका आना ही इम्पॉसिबल हो गया है, मान लो 5वें महीने पता लगी खबर कि शिप डूब चुकी है, तो उसका पॉसिबल कहाँ है आना 1 साल के अंदर अंदर, तो वो नहीं आ सकते ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे कि ये अब इनफोर्सेबल है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 के बारे में। एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स बिकम वाइड। कंटिजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वाइड whether the impossibility of event is known or not to parties to the agreement at the time when it is made। कंटिजेंट एग्रीमेंट अगर आपने करा है कि ये काम हो या ये काम ना हो, वो ऐसा कुछ इवेंट पे करा है जिसका इवेंट होना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है आपने वो वॉइड माना जाएगा, भले ही आपको उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं। ए ने बी को बोला कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो सीधी सीधी जा रही हैं वो कभी जिंदगी में मिल जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है इनका मिलना। तो अब ये बात तो जानकारी है ए को या बी को जानकारी है इसकी, तो उनको पता है, चलो इम्पॉसिबिलिटी नोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब दूसरे वाले केस देख लो। ए ने बोला बी को कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो। अब सी जब एग्रीमेंट के टाइम पे डेड थी, भले ही बी को पता हो या ना पता हो एग्रीमेंट वॉइड होगी क्योंकि सी मर चुकी है। तो इम्पॉसिबिलिटी नोन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो भैया वॉइड ही माना जाएगा। तो ये थे हमारे टॉपिक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसका, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क बता दो। मैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है इसके लिए अलग से सेक्शन बना दूंगा, लेकिन अभी आप डिफरेंस समझ लो, छोटा सा ही डिफरेंस है।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 में मेंशनड है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 30 में मेंशनड है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट गेम्बलिंग वगैरह वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा रियल इंटरेस्ट होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना हम देखते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा तो हमें मिलेगा प्रॉपर्टी, हमें हमें कॉन्ट्रैक्ट की जो जिस पे हम जिस चीज़ के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हमारा रियल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, बस हमारा ये कि हम जीते हैं आ रहे हैं ये बता दो बस, और कुछ नहीं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि कोई चीज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू और नॉट टू डू समथिंग, अगर सर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा ये तो हमने पढ़ लिया है। वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिकली मनी पर्पस के लिए होता है कि हाँ अगर ये गेम हो गई तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, अगर कोहली आउट हो गया तो तुमको पैसे मिल जाएंगे। तो एज सच इतना ही होता है बस वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, हालांकि दोनों चीज़ सेम ही है, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट ही है, लेकिन स्लाइटेस्ट फर्क हैं, जितने भी ये डिफरेंसेस थे यही थे। हालांकि प्रॉपरली अगर आपको जानना है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो इसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया जाएगा, उसकी चिंता ना करना, बस ये हल्का सा डिफरेंस है जो कि आप याद कर सकते हो अभी इस स्टेज के ऊपर। तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है आज का कवर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।